नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोड चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 करने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 तक किया था। आज हम लोग 18 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त किया गया है। देखिए, अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको शैक्षणिक जो संस्थान है यानी कि इंस्टीट्यूट्स चलाने के लिए उनके लिए बनाया गया अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में ऐसा वर्णन है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कहने का मतलब जिस एरिया में जिनकी जनसंख्या कम है, जैसे यदि आप बिहार में स्पेशली, तो यहाँ पे ब्राह्मण जो है वो अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकते हैं। लेकिन यही आप नागालैंड, मिजोरम वगैरह चले जाइए तो ये ब्राह्मण वहाँ पे क्या हो जाएंगे, मतलब अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो इस तरह से हर स्टेट में डिफर कर जाता है कहाँ पे कौन अल्पसंख्यक होगा, कौन बहुसंख्यक होगा। तो जहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उसको अपने हिसाब से वहाँ पे शैक्षणिक संस्थान चलाने का किसमें उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 30 में किया गया है। अच्छा, आर्टिकल 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। वो अपने वर्ग के हित के बारे में संरक्षण कर सकते हैं आर्टिकल 29 के तहत। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। मैंने पीछे बता दिया था कि आर्टिकल 61 के द्वारा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है संसद द्वारा चला जाता है और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। देखिए, ये केवल महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति पर ही यूज नहीं किया जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होगा तो भी महाभियोग चलाना पड़ेगा, हाई कोर्ट के जज को हटाना होगा तो भी महाभियोग चलाना होगा। और कब हटाया जा सकता है, जब उन पर कोई करप्शन का ऐसा चार्ज आया तब। अब इसकी प्रक्रिया जो होगी वो मैं आगे बताऊँगा कभी। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है। देखिए, वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। और आपको बता दूं कि ये भारत में आज तक कभी लागू नहीं हुआ है। और भी आपातकाल जो है, जैसे राष्ट्रीय आपात जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। यदि युद्ध हो गया या फिर आंतरिक अशांति फैल गई तो इस अनुच्छेद 352 का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग किया भी गया है और कितनी बार किया गया है अनुच्छेद 352 का यूज, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। यानी किसी भी कारणवश यदि किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गई तो वहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और वहाँ पे राष्ट्रपति साहब अपना एक कार्यकारी अध्यक्ष बैठा के रखे हैं राज्यपाल के रूप में, वही वहाँ का कार्यभार देखने लगेंगे। बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन में। राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनके जांच हेतु अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यदि दो राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसको निपटाने के लिए आर्टिकल 263 में वर्णन किया गया है। कहा गया कि अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जाँच करने, उन पर सलाह देने हेतु किया जाता है। केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध 245 से 255 के बीच है। केंद्र राज्य संबंध किसमें है आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। प्रशासनिक संबंध जो है उनका वर्णन है 256 से 263 के बीच में। वित्तीय संबंध जो उनका वर्णन किया गया 268 से 293 के बीच में। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन हेतु सुनिश्चित करना चाहिए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया था। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार एनटीपीसी में दो बार पूछा गया आपसे। तो 1954 में 14 मई 1954 को ये जारी किया गया था। कौन सा अनुच्छेद, 35A। यह अनुच्छेद 370 के खंड 1 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 35A को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान परिशिष्ट 2 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया था इस मतलब अनुच्छेद 35A को। संविधान 35A जो है, संविधान का 35A अनुच्छेद जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को अस्थायी निवासी परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता था। तो अब जब 370 हटा तो उसके साथ साथ 35A को भी निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त किया गया, तो 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया। इसी के तहत वहाँ के लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। अब दोहरी नागरिकता न रह के पूरे भारत में एक सिंगल नागरिकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, धन विधेयक जो है वो संविधान का अनुच्छेद 110 में वर्णन है उसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 78 के तहत देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य किसका होता है। तो ये जो होता है मामला, प्रधानमंत्री का यह कार्य होता है कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें। ठीक है,
जो देश के प्रधानमंत्री हैं होंगे, जो भी पद पे होंगे, मोदी जी हों चाहे जो भी हों, वो राष्ट्रपति को इसकी सूचना देंगे। आते हैं हम लोग समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये मैंने पीछे बता दिया था पिछले वीडियो में, तो इसको मैं स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो गया, ये मैंने बता दिया अभी क्वेश्चन में, अनुच्छेद 263, ये दो बार क्वेश्चन आया है एनटीपीसी में, इसलिए इसको 2 बार लिख दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में? देखिए यूनियन बजट, बजट नाम का कोई शब्द हमारे संविधान में है ही नहीं। संविधान में कौन सा शब्द है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये है आर्टिकल 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ पे है? आर्टिकल 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वही 112 में। याद रखिएगा आप लोग, बार बार पूछा जाता है ये। यूनियन बजट का उल्लेख वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? देखिए आर्टिकल 326, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना अनुच्छेद 326 में कहा गया। अनुच्छेद 325 वो कहता है कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, वो वोट देने का अधिकार उसका कोई छीन नहीं सकता है। अब आते हैं 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, इसके अनुसार अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि 21 वर्ष का आदमी नहीं, अब 18 वर्ष का यदि कोई हो जाता है वो भी वोट दे सकता है। कब से यह लागू हुआ? तो 1989 का अधिनियम था, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा कि 61 वर्ष का बूढ़ा आप बताएगा कि 21 वर्ष नहीं 18 वर्ष में ही आप वोट डाल सकते हैं। ध्यान रखिए इस चीज़ को। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 में उसका वर्णन किया गया है। तो आखिर ये दोनों बैठक कब होती हैं? तो जब किसी बिल के लिए दोनों सदनों में टकराव हो जाता है, एक कहता है कि पास होगा, एक कहता है नहीं पास होगा, इसमें कोई गड़बड़ है वगैरह वगैरह, ऐसा यदि हो जाता है तो इन दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और बैठक बुलाता कौन है? तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही उसकी अध्यक्षता करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में, उनका मतलब वो एमपी कहाँ से हैं, ठीक है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो जो वहाँ के डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं वो अब उसकी अध्यक्षता करेंगे। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी को हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कौन होते हैं भाई? तो इनको राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिनके पास एलिजिबिलिटी हो कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकते हैं। तब ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्रपति साहब होंगे वो लेकर आ जाएंगे कहा क्या बनाने के लिए? तो भारत का महान्यायवादी बनाने के लिए, नहीं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाने के लिए। और यदि अनुच्छेद 148 की बात की जाए, ये काफ़ी बार पूछा है एसएससी का, तो मतलब फेवरेट टॉपिक है ये दोनों, 76 और 148। ये कंफ्यूज मत होइएगा। 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये है 148 में। और 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये दोनों एकदम निश्चित है कि पूछेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये दोनों मैंने बता दिया था कि 23 और 24 में वर्णन है। ठीक है, 23 में किसका वर्णन है? तो मानव का दुर्व्यापार, बेगार, इस प्रकार का बलात् श्रम निषिद्ध कर दिया गया है। और 24 में क्या कहेगा? 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक होंगे वो कारखाने या खान में काम के लिए उपयुक्त नहीं होंगे, निषेध कर दिया गया है। देखिए बलात् श्रम क्या होता है, या फिर बंधुआ मजदूरी जो कहते हैं। जैसे पहले गाँव में प्रथा थी कि लोग कुछ गांव के लोगों को अपने पास रख लेते थे और उनसे ताउम्र काम कराते थे। बस उनको बदले में क्या मिलता था? तो केवल खाना, आप खाना खा सकते हो, ना उनको कोई रुपया पैसा कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसा करना अब निषिद्ध कर दिया गया है। आप उनके काम के लिए आप मजदूरी देंगे, जितना वो काम करेंगे उस हिसाब से मजदूरी देंगे। आप बंधुआ मजदूर किसी को नहीं बना सकते हैं, अन्यथा आप पे आर्टिकल 23 के तहत केस भी हो सकता है इसके उल्लंघन में। ठीक है। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? देखिए 50, आर्टिकल 50, ये आप याद रखिएगा एक ट्रिक से कि 50 में 50-50 कर दिया गया। आर्टिकल 50 के तहत 50-50 कर दिया गया। 50-50 मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। कार्यपालिका अलग काम करेगी और न्यायपालिका अलग काम करेगी। मतलब आर्टिकल 50 में कहा गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव।
राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 243C में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 243 में पूरे 243 की बात करें तो यह आया था कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायतों की संरचना को लेकर के। ठीक है, पंचायतों की संरचना को लेकर के। नहीं, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। ठीक है, 243 में एक्चुअली वर्णन किसका है वो मैं बता दूं तो पंचायत से संबंधित ये पूरा का पूरा अनुच्छेद 243 का मतलब 243 से लेकर 243 अड़ तक तो इसी में वर्णन होगा। ठीक है, देख लेते हैं। 43C की जब बात की जाए यानी कि आप क ख ग लेके चलते हैं तो क ख ग, 243 ग में किसका वर्णन है? तो उसमें वर्णन है पंचायत की संरचना का। देखिए, केवल 243 की बात करेगा तो उसमें पंचायत की परिभाषा की बात की गई है। 243 का क यानी कि ए की बात की जाए तो उसमें ग्राम सभा की बात होती है। ख यदि कहा जाए यानी कि बी तो पंचायतों का गठन की बात की जाती है। इस तरह से ये जाएगा बहुत आगे तक, अड़ तक। ठीक है, और नंबर्स में बात करें तो बहुत लंबा जाएगा। चलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि इतना लंबा चौड़ा पूछता नहीं है। बस आप याद रखिए कि 243 में यदि पूछे तो उसमें पंचायत की परिभाषा है। चूँकि ये भाग 9 है, पूरा 243 जो है वो भाग 9 के अंदर आता है और भाग 9 जो है वो पंचायत से ही जुड़ा हुआ पूरा है, भाग 9। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे। और 9 का क जब हो जाएगा, भाग 9 का क, तो उसमें नगर पालिका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का या फिर संविधान का हृदय या आत्मा किसने कहा है? ये जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में, उसको संविधान का आत्मा और हृदय किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। एक व्यक्ति हैं ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग जो कहा जाता है, तो इस प्रस्तावना को उन्होंने भारत की मतलब संविधान की आत्मा कहा है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में इस चीज़ का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो किसी भी मजदूर के लिए निर्वाह की मजदूरी जो है वो अनुच्छेद 43 में वर्णित है। और अनुच्छेद 43 कहता है ये कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है, गांव में जो छोटे छोटे उद्योग लगते हैं, कुटीर उद्योग, उनको प्रोत्साहन भी देना है अनुच्छेद 43 के तहत ही। अच्छा, 43 ख की बात जब करेंगे हम लोग तो 43 ख में दोस्तों बात की गई है सहकारी सोसाइटी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ाने के बारे में। ठीक है, कि हर जगह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ाना चाहिए। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है तो कुछ लोग आपस में मिल के और अपना अपना पैसा लगा के और एक आदमी उसमें से पूरा पैसा ऐसा निकाल के और वो अपना कुछ बिजनेस बढ़ाता है या फिर जो भी कुछ करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव। एक दूसरे को कोऑपरेट करना, सहायता करने से ये सोसाइटी बनती है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 40 की जब बात करेंगे तो इसमें बात की गई किसकी? ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में यदि बात करें तो इसमें बात की गई है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का उपबंध से मतलब यदि किसी महिला का ये मतलब बच्चा होने वाला है तो उसको आप काम पर ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हैं, उसको आपको छुट्टी देना ही पड़ेगा, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट हो, जो भी हो, आपको छुट्टी देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस हालत में आपके पास काम करने के लिए उसकी मनोचित दशाएं सही नहीं हैं। ठीक है, और काम न्यायसंगत होना चाहिए। ये नहीं कि महिला हो गई भर्ती आपके पास किसी काम, मतलब आपने कोई रिक्रूटमेंट निकाली उसमें महिला भर्ती हो गई, वहाँ पे हथौड़ा चलाना है दिन भर, तो आप उसको उसी में लगा दीजिएगा। कोई पुरुष होकर चुपचाप बैठा के पैसा दीजिएगा, नहीं, न्याय संगत काम होना चाहिए। यदि वही काम है तो आप दोनों का आधा कराइए, एक आदमी पर थोप नहीं सकते हैं, अन्यथा वो कोर्ट में चली जाएगी और आर्टिकल 42 के तहत आपको जेल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 44 जो है और नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी कि सेम सिविल कोड को इसमें वर्णन किया गया है। और आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में कि ये सेम सिविल कोड जो है वो किस राज्य में लागू हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 में है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया था
और 51 में क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 तक है, ठीक है। और इसमें मूल कर्तव्य एक जोड़ा गया अनुच्छेद 51A में। कब जोड़ा गया ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं इस बात का भी आप हमें कमेंट करेंगे। पहले कितने मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, इन दोनों के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 348(1) के तहत उच्च एवं उच्चतम न्यायालय कौन सी भाषा में कार्य करता है। देखिए 348 के 1 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो अपनी सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है कि हिंदी भाषा इतनी कठिन लिखी गई है संविधान में कि हमको आपको उसको सरल करके समझना पड़ता है। देखिए हमारी मातृभाषा है और उसको भी सरल करना पड़ता है डिक्शनरी के माध्यम से, और सीधा सीधा यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो वही बात बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी कार्यवाही होती है वो इंग्लिश में हो जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और किस अनुच्छेद में वर्णन है उसका, तो वो वर्णित है 348(1) में। इन है कि ना हम हिंदी में करेंगे तो कुटा जाओगे, कोई केस नहीं होगा, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। तो ये बताया गया अनुच्छेद 74 में। आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी देश में जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर, यानी कि ये लोग आपस में सुझाव लेके आएंगे और जाके प्रधानमंत्री जी बताएंगे राष्ट्रपति को, और तब राष्ट्रपति किसी काम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, सब फैसला प्रधानमंत्री जी ले लेते हैं, लेकिन एक है कि आपको सिग्नेचर उनसे नहीं करवाने से काम नहीं चलेगा, तो सिग्नेचर तो करवाना जरूरी है, इसके लिए वो उनके पास जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है। देखिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सीटें नहीं हो सकती हैं और 60 से कम सीटें भी नहीं हो सकती हैं। अनुच्छेद 171 कहता है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। क्योंकि विधान परिषद हमारे देश में मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि विधान परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो होगी वो उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। जैसे यदि मान लीजिए किसी राज्य में 300 विधायक हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि 300 विधायक हैं किसी राज्य में, तो वहाँ पे विधान परिषद जो होगी उसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, मात्र 100 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़े हम। किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं होगी। यदि आप विधान परिषद अपने राज्य में बनाते हैं तो 40 से कम भी विधान परिषदों की संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। अब ये जो है डेमोग्राफी 2026 में जाकर बदलेगी और आप देखेंगे कि ये जो मतलब लोकसभा के जो सदस्य हैं इनकी संख्या उस समय बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास 1971 की जनगणना के अनुसार सब कुछ चल रहा है। तो ये जो जनगणना होगी 2021 में, शायद इस पे डेमोग्राफी को दिखाया जाए कि अब कितना जनसंख्या बढ़ा है और कितने और एमपीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो जो संसद भवन था उसको अब इसमें ला के रखा जाएगा, तो उसके लिए भी काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। ठीक है, जो करना है कीजिए, लोगों को मरना है मरने दीजिए, आपको क्या मतलब है, प्रधानमंत्री बन के हैं बैठिए। अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। ठीक है, राज्यसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250, और लोकसभा में 552। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जा सकता है, लेकिन इसको अभी कुछ दिनों पहले अमेंडमेंट करके हटा दिया गया। मतलब एंग्लो इंडियन नाम के कोई लोग नहीं रहेंगे। अच्छा, एंग्लो इंडियन क्या था भाई? तो जब हमारे यहाँ से अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे, मतलब हम लोग जब आज़ाद हुए थे, तो उस समय कितने ऐसे अंग्रेज थे जो इंडियन से शादी कर लिए थे, उनके बच्चे भी थे यहाँ पे, और जब देश आज़ाद हुआ तो वो लोग यहाँ पे अपनी पत्नियों को छोड़ के और अपने देश में चले गए। उन लोगों को क्या जाता है भाई, वो लोग अपने जीवन काल में 10-10 को 20-20 को शादी करता है, फादर्स डे मनाता है, मदर्स डे मनाता है, मनाने दो, ये हम लोग का कल्चर नहीं है। तो वो लोग यहाँ शादी किए, बच्चे भी पैदा कर लिए और छोड़ के चले गए। अब उन बच्चों को देखने के लिए भाई तो कोई चाहिए,
उनके लिए भी तो कोई कानून चाहिए, उनको भी तो अधिकार चाहिए। तो आखिर उनके बीच से यदि कोई लोकसभा में नहीं आएगा तो अपनी बातों को रखेगा कैसे, कैसे बताया कि हमको ये परेशानी है। तो उसके लिए क्या किया गया कि दो लोगों को यदि वो लोग चुनाव में लड़के नहीं जीतते हैं तो उनको राष्ट्रपति साहब जो होंगे वो मनोनीत करेंगे कि आप आइए लोकसभा में, आप आके सदस्य बन जाइए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 29 में है, मैंने बता दिया था, और 30 में अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थान चलाने का अधिकार है, ये भी मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51A में किसका वर्णन है? तो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया शिक्षा को, वो आप देख लीजिएगा। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। अच्छा, इसे रूस के संविधान से लिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुसंधान पर इसको जोड़ा गया था। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? देखिए, यदि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में यदि आप उनको ला के जोड़ते हैं तो क्या होगा, उनके जैसे आप एक नए राज्य को अपने देश में मिला रहे हैं तो उस समय आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। ठीक है, इससे नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रवेश करा सकते हैं। जैसे सिक्किम वगैरह को कराया गया था इंडिया में प्रवेश, सिक्किम पहले अलग प्रोविंस था, उसको लाके इंडिया में मिलाया गया था। तो किसके तहत मिलाया गया? तो वो मिला दिया गया अनुच्छेद 2 के तहत, मतलब आर्टिकल 2 के तहत। अब जब इंडिया में वो मिल गया तब अब आपका मन कि आप उसको थूर कुछ कितना बड़ा कितना छोटा, उसकी आधी जनसंख्या को कहाँ, पूरी जनसंख्या को कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, वो आपका मन है। ठीक है, तो उसके लिए आप अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ का नाम बदल दीजिए, भाषा बदल दीजिए, जो मन करे कर दीजिए। वो आर्टिकल 3 के तहत देखिए कितना बढ़िया है कि 2 के तहत आप मिला लीजिए किसी को कि आओ 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 पूरी खाओ बैठो। आज जैसे ही आकर बैठ गया आपके पाद पे, अब वो बुटला के लतियाना शुरू कर दीजिए कि देख बाबू तोरा एक के पूड़ी मिलेगा, तुम्हारा ई नाम हो जाएगा, इसके बाद तुमको पानी नहीं मिलेगा, जो जो मन करे आप कह के कंडीशन लगा दीजिए। वो आर्टिकल 3 में वर्णन है। ठीक है, यानी कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये सब किस में उल्लिखित है? अनुच्छेद 3 में। 2 में केवल बुलाया जाएगा कि आज इसमें शामिल हो जाए बाबू, और 3 में तुमको थूर कुछ के ठीक कर दिया जाएगा, अपने हिसाब से उसको परिवर्तित कर लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। मतलब आपने देखा होगा मांझी द माउंटेन मैन, ठीक है, उसमें ये दिखाया गया है कैसे छुआछूत था समाज में, और वो दशरथ मांझी कमा के आता है बाहर से तो कैसे उसको लोग मारते हैं, उसमें आप देखिएगा, अच्छा मूवी है। बढ़ते हैं आगे, अनुच्छेद 46 को देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन 46 को। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुसूचित जातियों का जो वर्णन है अनुच्छेद 341 में किया गया है। 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे। हु इज ड्राफ्टेड आर्टिकल 370? तो आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किसने किया था? तो गोपालास्वामी अयंगर ने, गोपालास्वामी अयंगर ने 370 जो है आर्टिकल को ड्राफ्टेड किया था। ये हट भी गया अब। ठीक है, धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? अच्छा, धारा 377 है किसके लिए? तो ये था समलैंगिकता के लिए। ठीक है, मतलब यदि आप पुरुष हैं तो आप पुरुष से शादी नहीं कर सकते हैं, महिला है तो महिला से शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ आई अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी, इन दोनों ने केस किया और आईपीसी की जो धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान 1861 में समलैंगिकता जो थी उसको अपराध घोषित किया गया था। ये आईपीसी की धारा, ये आर्टिकल की धारा नहीं, मतलब संविधान की धारा नहीं है, आईपीसी की है, इंडियन पीनल कोड की धारा है। ठीक है, धारा 377। तो इसके लिए कौन कौन आया? अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी, इन्होंने केस किया और इसको समाप्त कर दिया गया। इसके तहत पहले के तहत इसके तहत पहले एक ही जेंडर के 2 लोगों को संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। अब 6 सितंबर 2018 को ये धारा 377 हटा दिया गया है। आप पुरुष से भी शादी कर सकते हैं, महिला से भी शादी कर सकते हैं, जिससे मन है आप शादी कीजिए, जिससे प्रेम करते हैं शादी कर लीजिए, कोई रोकेगा नहीं। अब आपको जाइए, आज़ाद हो गया। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक आर्टिकल 497 है, यदि आप उसके बारे में कुछ जानते होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं ये 497 क्या है। ठीक है, आर्टिकल नहीं, सॉरी, वो भी धारा 497 है, आईपीसी की धारा है। ठीक है, उसके बारे में आप यदि कुछ भी जानते हो तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं? तो ये जब धारा 144 लागू हो जाती है किसी क्षेत्र में तो वहाँ पे 5 आदमी से ज़्यादा एक साथ जमा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी पर्पस हो, आप 5 आदमी से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते हैं। अब कोई भी पर्पस मतलब कोनो मर जाए तो जमा होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो।
उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया है, ये मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में भी। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के क्विज़ करना चाहते हैं इन्हीं वीडियोज़ का, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। उसका ID है @PMC ग्रुप ऑफिशियल, PMC ग्रुप ऑफिशियल। इस पे आइए, आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ के क्विज़ कीजिए। धन्यवाद।